डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 कौन सा है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग का बेस। अब देखो, अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम, क्यों बनाते हैं अकाउंट्स? टू डिटर्म प्रॉफिट अर्न। हम देखते हैं कि हमने कितना पैसा कमाया है, ठीक है ना। यही देखने के लिए हम क्या बनाते हैं? अपने अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हमने लॉस भी देखना होता है साथ की साथ, ठीक है, कि कहीं हमें बिजनेस में लॉस तो नहीं हो रहा है। अगर हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है तो हमें क्या कर देना चाहिए? बिजनेस बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग है, ठीक है ना, उसमें हमने ये देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इसके लिए हर एक बिजनेसमैन ये जो अकाउंटिंग है, ठीक है, इसको दो तरीके से बनाता है, ठीक है। इसके दो मेथड्स हैं, बेस हैं, इसके आधार हैं, ठीक है। एक कौन सा है? कैश बेसिस, ठीक है, और एक कौन सा है? एक्रूअल बेसिस, ठीक है ना। एक इसका कैश बेसिस है और एक इसका कौन सा है? एक्रूअल बेसिस है, ठीक है। दो बेस हैं, दो आधार हैं, कैश और एक्रूअल, ठीक है। कैश जो है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन कैश में ही होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जिसमें मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किस में हो? कैश में हो, ठीक है। जैसे कि कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में ही होती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि पैसा आपकी जेब में आ चुका है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे हमने कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं करनी। एडजस्टमेंट का मतलब जो चीज़ अभी ड्यू है, जो अभी देने वाली पड़ी है, ठीक है ना, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी। ना ही ड्यू, ठीक है, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, वो स्टिल टू बी पेड है। अगर कोई चीज़ अभी देने वाला पड़ा पैसा ना, तो वो आपने इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। सिर्फ आपने जो चीज़ पे हो चुकी है वो करनी है, ठीक है। और दूसरी बात, जो चीज़ स्टिल टू बी रिसीव्ड है, अभी आने वाला पड़ा है, वो भी हमने कैश बेस में नहीं लेना है, ठीक है। पर एक्रूअल में हम पूरे का पूरा ही अमाउंट लेते हैं, ठीक है। चाहे वो अभी आने वाला पड़ा है, चाहे आ चुका है, चाहे अभी देने वाला पड़ा है, चाहे दे चुका है, ठीक है। अब देखो, हम ना यहाँ पे हम ना एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन लेके आपको इसके थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन के बाद हम इससे डिटेल में थ्योरेटिकल करेंगे, ठीक है। ये थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल चैप्टर है हमारा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है कि द मिस्टर ए एक पर्सन है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, ठीक है। अब जो साल है वो 2017-18 चल रहा है। इस पर्सन की जो दुकान है, इसने ये सोचा है कि मैं देखूं कि मैंने प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 चल रहा है। ही हैड कैश सेल्स, ठीक है। कैश सेल उसने कितने की है? 90,000 की। कैश का मतलब पैसे जेब में आ चुके हैं, ठीक है। एंड क्रेडिट सेल का मतलब अभी उधार पे दिया है, पैसे जेब में नहीं आए। कितने का किया है? 60,000 रुपये का, ठीक है। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर, और उसके जो खर्चे हैं वो कितने हैं? पूरे साल के 70,000, ठीक है। फॉर द ईयर, पूरे साल का कितना है? 70,000। 70,000 है, आउट ऑफ विच 30,000 इज स्टिल टू बी पेड, जिसमें से 30 अभी देने वाला पड़ा है, उसकी जेब से गया नहीं। फाइंड आउट एज इनकम, ए की टोटल इनकम पता करनी है 2017-18 में कितनी हुई। देखो, अब आपने दोनों बेसिस के आधार पे दिखाना है, कैश और एक्रूअल बेसिस पे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। आपने कैसे करना है? सबसे पहले कैश बेस में सिर्फ कैश देखनी है, ठीक है। कैश बेस में हमने सिर्फ कैश देखनी है, क्रेडिट नहीं देखनी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे उसकी कैश सेल्स कितनी हुई है? 90,000, ठीक है। 90,000 रुपये क्या हो गई है उसकी? कैश सेल्स, ठीक है। जिसमें से
कैश सेल में से अब ये क्रेडिट नहीं लेनी है आपने, सिर्फ जो कैश का मतलब क्या है, जो पैसा जेब में आ गया है। जब आपने कैश बेसिस दिखाने हैं, ठीक है, तो आपने सिर्फ वो दिखाना है जो आपके पैसा जेब में आ चुका है, ठीक है। हिज एक्सपेंस फॉर द ईयर वर, ठीक है। अब एक्सपेंस कितने के 70 में से 30 अभी देने वाले पड़े हैं, ठीक है। अब देखो 70 में से हमने 30,000 को माइनस कर देना है, तो इट मीन्स 40,000 तो पेड है ना, जो हमारी जेब से चले गए हैं, ठीक है। अब देखो हमारी कैश रिसीव्ड कितनी हो गई है, हमारी जेब में आ गई है 90,000 आ गई है, जिसमें से खर्चे कर दिए 40,000 के। ये क्या है, एक्सपेंसेस पेड है, ठीक है, आपकी जेब से चले गए हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें तो कैश बेस के अकॉर्डिंग टू कहता फाइंड आउट एज इनकम, तो ए की टोटल इनकम कितनी होगी है इसकी, 50,000 होगी है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आपने जो अभी आउटस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है, अब देखो ये जो है ये स्टिल टू बी रिसीव्ड है, ये हमने नहीं लेना है, ठीक है। और जो स्टिल टू बी पेड है वो भी नहीं हमने देखना है, ठीक है। हमने क्या देखना है, सिर्फ कैश बेस। ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होती है, ठीक है, ये जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन कैश में है, वहाँ पे तो बेनिफिशियल है, ठीक है। पर जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर काम क्रेडिट पे ही चलता है, उधार पे चलता है, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिशियल नहीं होती, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है एक्रूअल, ठीक है। अब कितना मिस्टर ए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था 2017-18, ही हैड कैश सेल्स, कैश में उसने सेल की है 90,000, क्रेडिट पे उसने सेल की है 60, ठीक है। एक्रूअल का मतलब क्या होता है, चाहे पैसा आपकी जेब में आ गया है चाहे अभी आने वाला है, ठीक है, स्टिल टू बी रिसीव्ड है, आपने दोनों को ही काउंट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 90,000 प्लस 60,000, ठीक है, टोटल आ गया 1,50,000, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये क्या होगी है, सेल्स, ये होगी आपकी टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल क्या है, चाहे वो कैश में है चाहे वो आपकी क्रेडिट में है, ठीक है। आपने टोटल सेल को ले लेना है, आपने ये सोचना है कि पैसा जेब में आ गया, आज नहीं तो कल आएगा, हमारी जेब में आना है, ठीक है। और दूसरी बात, अब हमारे एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे, ठीक है, हिज एक्सपेंस फॉर द ईयर, अब जो एक्सपेंस हैं हमारे पूरे साल के वो कितने हुए हैं, सेल इसमें खर्चा कितना हुआ है, कितने खर्चा हुआ है 70,000 का, कितना 70,000 का खर्चा है, आउट ऑफ विच 30,000 स्टिल टू बी पेड, ठीक है, 70 देने वाले पड़े हैं। तो हम ये ज्यूम करेंगे, ये जो हमारे जो पेड एक्सपेंस हैं, ठीक है, हमारे एक्सपेंस कितने हैं 70,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये ज्यूम करेंगे कि देने वाले हैं, ठीक है, चाहे अभी देने वाले पड़े हैं, पेड एक्सपेंस कितने के हैं, यहाँ पे सिर्फ 40,000 के हैं, और 30,000 जो है वो स्टिल टू बी पेड है, अभी देने वाला पड़ा है, ठीक है। और तभी ये टोटल 70,000 के हैं। पर हम क्या सोचेंगे कि चाहे देने वाले पड़े हैं, ठीक है ना, पर हमने एक्रूअल बेस करते हुए कह देना है कि ये चाहे अभी जाने वाला पड़ा है हमारी जेब में से पैसे, ठीक है, हम कहेंगे कि ये चले गए हैं, ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल जाना तो हमारी ही जेब से है ना, ठीक है। और एक बात याद रखनी है कि यहाँ करो, ठीक है, चाहे एक्रूअल बेस करो चाहे कैश बेस करो, ठीक है, दोनों में ही आपने ईयर कौन सा लेना है, ओनली करंट ईयर, ठीक है, सिर्फ करंट ईयर की ही ट्रांजैक्शंस लेनी है, यहाँ पे प्रीवियस, ठीक है, या फिर नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ करंट ईयर का ही प्रॉफिट निकालना है कि इस साल उससे कितनी इनकम हुई है, ठीक है। अब देखो करंट ईयर में ही उसने क्रेडिट पे सेल की है, ठीक है, वो अभी चाहे पैसा आने वाला पड़ा है फिर भी हमने क्या सोचा कि आ गया है हमारी जेब में, ठीक है। इसी तरह से पैसा अभी देने वाला पड़ा है,
कौन सा? करंट ईयर में। फिर भी हम ये सोचेंगे कि देने वाला पड़ा है, आज नहीं तो कल दे देंगे, ठीक है। तो ये अब आपकी इनकम कितने की आ गई है यहाँ पे? टोटल 80,000, ठीक है। तो यहाँ पे कैश बेस के अकॉर्डिंग टू ये कितनी आ गई है? 40,000। एक्रूअल बेस के अकॉर्डिंग टू ये कितनी आ गई है? 80,000, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन से हमें थोड़ा बहुत इसका पता चल गया है, ठीक है। 100 में से हमें 20% क्वेश्चन का पता चल गया है। अब हम थ्योरेटिकल करते हैं और इसे और भी ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो जी, हमारा चैप्टर है 4th, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है ऑफ अकाउंटिंग का? इज टू डिटर्म प्रॉफिट, ठीक है। हम क्यों करते हैं, क्या काम है अकाउंटिंग का? काम क्या है मेन? कि हमने अपना प्रॉफिट डिटर्म करना होता है कि इस साल हमने कितना कमाया, अर्न किया या फिर लॉस इंकर किया। यही देखने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे घर पे भी आप लोग, जब आपकी सैलरी, आपके फादर पेरेंट्स की सैलरी आती है, तो वो डायरी पे एक लिख लेते हैं कि कितना खर्चा हुआ, ठीक है, और कितना बचा। ये सिर्फ यही देखने के लिए करते हैं कि हमने इस बार कितने पैसे बचा लिए अपने, ठीक है। तो ये सारा जो अकाउंटिंग है ये बनती क्यों है? इसका फंक्शन क्या है? टू डिटर्म प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर, ठीक है। अब ये बनाने के, अकाउंटिंग बनाने के, ठीक है, कितने फंक्शन, कितने बेस हैं? 2 बेसिस हैं, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस इंकर बाय द बिजनेस कैन बी डिटर्म आइदर बाय कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, ठीक है। ये आप कैश और एक्रूअल बेस के अकॉर्डिंग टू देख सकते हो, ठीक है। एक्रूअल को मर्चेंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। मर्चेंटाइल का मतलब क्या होता है? बिजनेस बेस, बिजनेस बेस, ठीक है। इसको बिजनेस बेस भी बोलते हैं, ठीक है। बिजनेस, ठीक है। मोस्ट ट्रांजैक्शंस, जैसे आप अकाउंटिंग पढ़ोगे जो, ठीक है ना, अभी आप जो पढ़ रहे हो डबल एंट्री बुक कीपिंग, वो कौन सी है? एक्रूअल बेसिस ही है, ठीक है। इसमें एक्रूअल बेसिस ही करवाई जाती है, ठीक है। चलो भाई, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फर्स्ट हमने जो पढ़ी थी, कहती कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, ठीक है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम जो ये जो सिस्टम है, इसमें ट्रांजैक्शंस, जो लेन देन है, वो रिकॉर्डेड किया जाता है व्हेन कैश रिसीव हो गया, आपकी जेब में आ गया है, या फिर पैसा आपकी जेब से चला गया है, सिर्फ तब ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू का मतलब आमदन, इनकम हुई तब मानी जाती है ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश, ठीक है, जब आपकी जेब में पैसे आ जाते हैं, ठीक है। लाइकवाइज एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड एज इंकर, ठीक है। इसी तरह से खर्चे को भी इंकर हुआ, खर्च हुआ उस समय माना जाता है व्हेन दे हैव बीन पेड, ठीक है, जब वो पेड हो जाता है। जब अभी देने वाला पड़ा है तब हम उसे कभी अपना खर्चा नहीं समझेंगे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम, अब जो टोटल इनकम आई है जो हमने अर्न की है, एंड टोटल एक्सपेंस रिप्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि टोटल उसने कितना कमाया, 90, ठीक है। अब देखो, चाहे कमाया उसने कितना है, 150 है, ठीक है, पर 60 तो हमने कंसीडर ही नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। हमने तो सिर्फ कैश ही देखनी है, क्रेडिट हमने नहीं देखनी है, ठीक है। और इसी तरह से एक्सपेंस, चाहे उसके टोटल एक्सपेंस कितने के इंकर हुए थे, 70 के, ठीक है, पर हमने कितने देखने हैं? ओनली 40 जो उसकी जेब से चले गए हैं, ठीक है। और इस साल की उसकी टोटल इनकम हमने प्रॉफिट उसका कितना कंसीडर कर लेना है? 50,000, 50,000 रुपये मान लेना है, ठीक है। दस व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ फॉलो, ठीक है, इसलिए कहता जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करोगे तो आउटस्टैंडिंग्स, अब देखो ये क्या थी हमारी? आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग स्टिल टू बी पेड, ठीक है, आउटस्टैंडिंग स्टिल टू बी रिसीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा है दस व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलो, ठीक है, जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करोगे तो आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, अब देखो मैंने पहले ही ऊपर बताया है कि जब भी हमने, ठीक है ना, ये दोनों कैश करना है चाहे एक्रूअल करना है, लेना क्या है? सिर्फ करंट ईयर के अमाउंट लेने हैं, ठीक है। प्रीवियस या फिर नेक्स्ट ईयर का हमने कुछ भी यहाँ पे काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब प्री पेड का मतलब क्या होता है? जो
एडवांस दिया जाए, किसके लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो हमने वो कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो इसी तरह से प्री रिसीव्ड, ठीक है, प्री रिसीव्ड का मतलब जो पहले ही आ जाए, ठीक है, इनकम, वो भी हमने रिसीव्ड, वो भी हमने कंसीडर नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ पे होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी आने वाला पड़ा है, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या देखना है? करंट ईयर, ना हमने प्रीवियस ना हमने नेक्स्ट ईयर देखना है, ठीक है। अब देखो, दस व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड इनकम आर नॉट कंसीडर्ड, ठीक है, हमने वो कंसीडर नहीं करनी है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड इन कैश ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्लब, स्कूल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब ना आप दो तरह के अकाउंट बनाने सीखोगे। एक तो हम सीखेंगे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट, ठीक है, जिनका मोटिव पैसा कमाना है, ठीक है। एक हम सीखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, ठीक है। अब देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये चीज़ें आपने ध्यान से सुनते रहना है। देखो, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, ये दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक होती हैं प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इनका पैसा, इनका मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना, ठीक है। जो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो फाइनल अकाउंट्स मेंटेन कौन से करती हैं? उनके फाइनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब जो उनके पैसे का लेना देना दिखाती हैं, वो कौन सी होती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट, ठीक है। इसी तरह से जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, उनका पैसा कमाना मोटिव नहीं होता, ठीक है, पर फिर भी पैसा तो उनके पास भी आता है, ठीक है। जैसे स्कूल्स हैं, क्लब्स हैं, ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, पैसा तो इन द वे ऑफ डोनेशंस, ठीक है ना, दान के रूप में उनके पास भी आता है। पर वो क्या करती है? उनकी जो फाइनल अकाउंट्स होती हैं, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके पैसे का लेखा जोखा जो देखा जाता है, ठीक है, वो कौन कौन से अकाउंट्स बनाती हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी बनाती हैं, ठीक है। तो जो इस केस में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? कैश बेसिस होता है, ठीक है। सिर्फ हम कैश की ट्रांजैक्शंस लेते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसने यहाँ पे कहा है कि द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्लब होते हैं, स्कूल्स होते हैं, ये सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कौन सी अकाउंटिंग बनाई जाती है? कैश बेसिस, ठीक है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखो, नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? आर दोज एक्सपेंस विच हैव बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब जो चल रहा है, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कोई भी हो सकता है, करंट ईयर, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, कैलेंडर ईयर, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर रही है वो उसका अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है। वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, और वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी हो सकता है, ठीक है। जो भी इन दोनों में से आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपकी एंटरप्राइजेस जो भी है वो अडॉप्ट करती है, वो आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा, ठीक है। तो कहते हैं वो एक्सपेंस, वो खर्चे जो कि अभी ड्यू हैं, ठीक है, आपके करंट ईयर के अकॉर्डिंग टू, बट विच हैव नॉट येट बीन पेड, ठीक है, जो भी दिए नहीं गए, वो सारे क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है।
इसी तरह से आउटस्टैंडिंग इनकम्स को एक्रूअड इनकम बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक्रूअड वर्ड लिखा होगा। जब एक्रूअड वर्ड लिखा होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक्रूअड का मतलब अभी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, इनकम आपकी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली वर्ड, एक्रूअड वर्ड इनकम के लिए, ठीक है। तो कहते इज एन इनकम, वो इनकम है विच हैज़ बीन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। वो आपने अर्न तो कर ली, आपकी इनकम कमा तो ली है आपने, ठीक है, बट हैज़ नॉट येट बिकम, ठीक है, ड्यू एंड देयर फॉर हैज़ नॉट बीन रिसीव, ठीक है। पर अभी बिकम ड्यू है, क्या है वो ड्यू है, ठीक है। अब देखो जैसे कि सैलरीज होती हैं, कोई भी एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज तो रेंडर कर देता है, सर्विसेज तो प्रोवाइड कर देता है वो अपनी, ठीक है, पर उसको सैलरी कब मिलती है, नेक्स्ट मंथ मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से अर्न तो कर ली है आपने इनकम, पर अभी आपकी जेब में नहीं आई, ठीक है, तो स्टिल टू बी रिसीव्ड है, ठीक है। इसी तरह से है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब जो आपने पहले ही दे दिए हैं, ठीक है, पेड इन एडवांस, पहले ही दे दिए हैं एडवांस में, ठीक है। आर दोज एक्सपेंस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, जो आपकी जेब से पहले ही चले गए, अभी आपने खर्चा किया नहीं, खर्चे से पहले ही, ठीक है ना, अभी आपने क्या कर दिया, पेड कर दिया, पहले ही दे दिए हैं, ठीक है ना। अब कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो इट मीन्स जो इनकम है वो पहले ही आ गई है, ठीक है, अर्निंग से पहले, ठीक है। इज एन इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड बिफोर इट हैज़ बीन अर्न, ठीक है, अभी आपने सर्विसेज रेंडर नहीं की, पहले ही एडवांस में ही वो इनकम हमने ले ली है, ठीक है। गुड्स टू बी सोल्ड और सर्विस टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर, ठीक है, गुड्स अभी फ्यूचर में दिए जाएंगे उस बंदे को, या फिर सर्विसेज फ्यूचर में दी जाएंगी, पर पैसे हमारी जेब में पहले ही आ गए हैं, ठीक है। अब जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ फ़ायदे हैं उसके, ठीक है। अब देखो क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है इट इज़ अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल सिंपल है। ये देखो हमने क्या देखा, सिर्फ ये देखा कि पैसा हमारी जेब में आना चाहिए, ठीक है, सिंपली हमने प्लस माइनस कर दिया, ठीक है। तो सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। एज एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग नहीं देखना, इसमें प्रीपेड नहीं देखना, एक्रूअड नहीं देखना, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना आपने, एकदम सिंपल है, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है, ठीक है। दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें ना ये मोर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब एस्टिमेशंस तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये पैसे जो हैं वो अभी आने वाले पड़े हैं, 60,000 जो हैं वो स्टिल टू बी रिसीव्ड है, ठीक है। हो सकता है हमारे कुछ डेटर जो हैं वो ऐसे हों, ठीक है, जो पैसा हमारा दबा लें, ठीक है, मतलब हमारे जो डेट हैं, जो हमारे पैसे हैं वो बैड, वो हमारा कर्जा जो बैड डेट हो जाए, कर्जा हमारा डूब जाए उसमें से, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रॉफिट में से ना हमेशा ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में से ना प्रोविज़न्स निकाल के रखनी पड़ती हैं कुछ, ठीक है ना। तो ये प्रोविज़न्स जैसे कि आपने 6,000 तक, मतलब 60,000 का 10% आपने एस्टिमेशन लगाई कि मेरे बैड डेट हो सकते हैं, आपको कुछ कस्टमर्स के ऊपर डाउट है, ठीक है। तो ये जो होती हैं ये जस्ट एस्टिमेशंस होती हैं, ठीक है, जो किस केस में की जाएंगी, एक्रूअल के केस में। पर कैश के बेस में तो हमने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं, ठीक है, हमने तो इसमें वो 60,000 अमाउंट लिए ही नहीं, हमने तो यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा है दिस अप्रोच जो है मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे आगे जाके देखो कि बहुत कम, ठीक है, बहुत कम क्या होती ही नहीं है, सिर्फ कैश बेस ही उठाते हैं हम, ठीक है। This base of accounting is suitable for those enterprises where most of transactions are on cash basis, ठीक है। ये सिर्फ वहीं पे किया जाता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जहाँ पे ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस किस में हो, कैश में हो, ठीक है। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस किस में होती हैं, कैश में।
नेक्स्ट है हमारी डिसएडवांटेजेस, ठीक है। इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कहते ये ना फेयर व्यू नहीं बताता, प्रॉफिट एंड लॉस ना बिल्कुल करेक्ट नहीं बताता हमें, ठीक है। करेक्ट का मतलब कैसे, जैसे ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हमने कैश सेल तो कितनी की है 90,000 की, ठीक है, पर हमने क्रेडिट सेल भी की है कितने की 60। अब देखो ये प्रोडक्ट बना किस साल में 2017-18 में बना, ठीक है ना, यहाँ पे हमें बोला गया, ठीक है, और बिका उसी साल में बिका, ठीक है, पर हमने उसका प्रॉफिट बताया ही नहीं, इनकम दिखाई नहीं कि हमें हो गई। जबकि अगर खर्चे हम इसी साल में पे कर दें, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे हमने 40 की जगह 80,000 के खर्चे कर दिए, ठीक है, वो खर्चे तो हमने सारे के सारे ही पे करते दिखा दिए, ठीक है, और हमारा टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, सिर्फ 10,000 का, ठीक है। जबकि ये बिल्कुल करेक्ट वे नहीं है, फेयर व्यू नहीं दिखाया, खर्चे तो हमने इसी साल में दिखा दिए, ठीक है, पे कर दिए सारे क्योंकि जेब से चले गए, ठीक है। कैश भी तो चाहे आई नहीं है, ठीक है, पर आएगी तो हमें कब, चाहे ये ना 1 अप्रैल को ही आ जाए, ठीक है, फिर भी हमारे 31 तारीख के बाद आएगी, ठीक है, तो हम इस साल में तो दिखा नहीं सकते, तो इसलिए ना ये फेयर व्यू नहीं बताता हमें प्रॉफिट और लॉस का, ठीक है। एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है, बिकॉज इट इग्नोर आउटस्टैंडिंग, इग्नोर कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारे एक्सपेंस, जिससे हमारा प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं हम दिखा पाते, ठीक है, कि एग्जैक्टली हमने इतना प्रॉफिट लिया या दिया है, ठीक है। इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, यहाँ पे हमने ये प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े अकाउंट्स के, ठीक है। ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि आपने टोटल यहाँ पे रेवेन्यू लेनी है। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि टोटल पैसा कितना कमाया है, चाहे वो अभी आ गया चाहे नहीं आया, ठीक है। इसी तरह टोटल एक्सपेंस में से जब माइनस करोगे तभी आपने अपनी प्रॉफिट या इनकम शो करनी है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये मैचिंग प्रिंसिपल तो यहाँ पे फॉलो होता ही नहीं, ठीक है। दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स में तो हम देखते ही नहीं, हम ये नहीं देखते कि पैसे हमारी कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स कौन सी होती है। कैपिटल आइटम्स वो होती हैं जो साल में कभी, देखो, जिसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर हो। रेवेन्यू आइटम्स वो होती हैं जिनका टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर हो, ठीक है। पर यहाँ पे तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि पैसा हमारी जेब में आ गया, ठीक है, चाहे वो कोई मशीन बेच के आया है, चाहे वो कोई गुड्स बेच के आया है, ठीक है। इसी तरह से खर्चा हमने कर दिया, चाहे हमने कोई मशीन खरीदी है, चाहे हमने कोई गुड्स खरीदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू की कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, सिर्फ हम ये देखते हैं कि पैसा जेब से जाना चाहिए या फिर आना चाहिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। और इस तरह से कोई कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि सिमिलरिटीज़ नहीं होती, ठीक है। किसी साल में प्रॉफिट ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उस साल हमें पिछले साल की इनकम्स भी रिसीव हो जाती हैं, ठीक है, और किसी साल में बिल्कुल ही कम आता है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होती, ठीक है ना, सिमिलरिटी नहीं होती, ठीक है, सिमिलर अमाउंट नहीं होता, तो हम उसका कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसने एग्जांपल दी है, जैसे हमने ली थी एक सिंपल, इसने भी दी है, कहते ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में अशोक हैड कैश सेल्स, ठीक है, एक पर्सन है अशोक, उसने कैश सेल्स की 3,90,000 की एंड क्रेडिट सेल की 1,60,000 की, ठीक है। हिज एक्सपेंस फॉर द ईयर, खर्चे उसके 2,70,000 के हुए हैं, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड, ठीक है। अभी 80 देने वाले पड़े हैं। फाइंड आउट अशोक की इनकम पता करो, ठीक है। अब देखो रेवेन्यू, इनफ्लो ऑफ कैश, रेवेन्यू कितनी है, कैश सेल, हमने कैश के बेस पे बताना है, कैश बेसिस पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो उसकी जेब में आ गया है, हमने सिर्फ वही कंसीडर करना है कि इनकम हुई है, कितने की इनकम हुई है 390 की, ठीक है। और 1,60,000 को हमने नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि 1,60,000 अभी आने वाला पड़ा है, ठीक है, तो वो आपने नहीं देखना है, आपने कैश में सिर्फ कैश बेसिस ही देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर एक्सपेंस देखें तो टोटल एक्सपेंसेस इंकर कितने के हुए हैं 270 के, 2,70,000 के खर्चे हुए हैं, जिसमें से 80 तो स्टिल टू बी पेड हैं, अभी देने वाले पड़े हैं, ठीक है। तो अगर हमारी जेब से गए ही नहीं तो हमने कंसीडर ही नहीं करने, ठीक है। 270 में से 80 माइनस किया 1,90,000, ठीक है।
तो टोटल जेब में आया कितना है 3,90,000, गया कितना है 1,90,000, तो इनकम उसने कितनी अर्न की है 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे नेट इनकम उसकी 2 लाख रुपए होगी ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हमारा कॉन्सेप्ट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, अनलाइक अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो उसमें नहीं होता उसमें इसमें यही होता है, कहते हैं इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम। कहते इनकम को ना हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम की तरह ही व्हेन इट इज़ अर्नड, जैसे ही वो अर्नड हो जाती है या फिर एक्रूड हो जाती है, जैसे ही हमने कोई इनकम कमाई हमने उसे इनकम सोचना शुरू कर देना है, चाहे वो आपकी जेब में आ गई है चाहे अभी आने वाली पड़ी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल इज़ रिकॉग्नाइज्ड, कहते क्रेडिट सेल को हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे, उसको हमने सेल ही मानना है, सेल रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, चाहे पैसे आपकी जेब में आ गए हैं चाहे अभी आने वाले पड़े हैं, फिर भी हमने क्या सोचना है कि सेल हो गई है हमें। ठीक है, सिमिलरली इफ़ द एक्सपेंस हैज़ बीन इंकर, ठीक है, इसी तरह से एक्सपेंस जैसे ही इंकर हुए हैं, ठीक है, बट पेमेंट हैज़ बीन मेड, ठीक है, पेमेंट जो है वो अभी हुई नहीं है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, उसे हमने क्या सोच लेना है कि हमारा खर्चा हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेंट फॉर द मंथ, मान लो कि रेंट है, किराया है, ठीक है, महीने का, मार्च का। ठीक है, हम क्या किया करते हैं, मोस्टली किराया जो मार्च का है वो अप्रैल में ही देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जो किराया है, रेंट है फॉर द मंथ मार्च 2018 हैज़ नॉट बीन पेड, ठीक है, अभी तक पे नहीं किया गया, बट इट विल स्टिल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। ठीक है, पर हमने ये जो सर्विस है, ठीक है ना, ये ली कब है, मार्च में ली है। ठीक है ना, हमने जो किराया जो हमने उनका मकान है वो यूज़ किया है, वो कब किया है, मार्च में, तो जब ये इंकर होगा, ठीक है ना, तभी हमने मान लेना है कि खर्चा हो गया। ठीक है, चाहे पे हम इसे अप्रैल में करें, ठीक है, इट विल स्टिल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस बिकॉज इट हैड बिकम ड्यू। ठीक है ना, चाहे ये ड्यू है पर फिर भी हमने क्या मान लेना है कि ये खर्चा हो गया। ठीक है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन। ठीक है, ये रियलिटी पे बेस्ड होता है, एक्सप्रेशन एंड फॉलो टू फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसमें ना 2 प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, ये अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कौन कौन से हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, ठीक है, जिसमें हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई मानते हैं, ठीक है, कि हमें जो इनकम है वो हो गई है। ठीक है, और मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है, जो हमने ऊपर छोड़ दिया था वो हमने यहाँ पे हुआ मानना है। ठीक है, कि मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब कि हमें यहाँ पे जो एक्सपेंस है, ठीक है, चाहे वो अभी दिए नहीं फिर भी हमने मानने हैं कि हमारे खर्चे हो चुके हैं। ठीक है, इनकम चाहे अभी हमारी प्लस नहीं हुई फिर भी हमने माननी है कि हमें हो चुकी है। ठीक है, दस अंडर एक्रूअल बेस आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस आर एडजस्टेड। ठीक है, इसमें हम आउटस्टैंडिंग को भी देखते हैं और प्रीपेड को भी एडजस्ट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक्रूअड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर रिकॉग्नाइज, ठीक है, उसको भी देखा जाता है। ठीक है, फॉर करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ताकि हमें करेक्टली पता चले कि इस बार हमने प्रॉफिट कितना कमाया है। ठीक है, हमें एक फेयर व्यू दिखता है अपने प्रॉफिट का। ठीक है, Thus, under the accrual base of accounting, net income for the period is result of matching revenue recognition. ठीक है, तो हम इसमें मैचिंग करते हैं। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर कंपनीज टू फॉलो एक्रूअल बेस। ठीक है, इसलिए जो अकाउंटिंग है, ठीक है, वो मोस्टली किस बेस पे चलती है, एक्रूअल बेस पे। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्ट नया आया है 2013, ठीक है, उसमें तो कंपनीज को बोल दिया गया है कि आपने जो बुक्स बनानी है, मेंटेन करनी है, वो एक्रूअल बेस पे ही होनी चाहिए, कैश बेस पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था एक्रूअल बेस। ठीक है, अब देखो एक्रूअल बेस की अगर हम एग्जांपल देखें, कहते टेकिंग द फिगर इन इलस्ट्रेशन 1, जो इलस्ट्रेशन फर्स्ट है हमने उसी की फिगर देखनी है। ठीक है, फिगर क्या थी, अशोक की कैश सेल कितनी हुई है 390 और क्रेडिट सेल कितनी होगी 160। ठीक है, 390 प्लस 160 टोटल कितना हो गया 5,50,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कैश सेल कितनी करनी है
390 प्लस 160, ठीक है, टोटल कितना हो गया 5,50,000 हो गया है, ठीक है। हमने टोटल ही लेना है यहाँ पे, ठीक है। और देखो हिज एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस कितने हुए थे 2,70,000 के हुए थे, ठीक है। जबकि 270 में से 80,000 स्टिल टू बी पेड है, अभी देने वाले पड़े हैं। पर एक्रूअल के केसेस में तो हमने क्या करना है, इसको ही एक्सपेंस मान लेने हैं जितने ही इंकर हुए हैं, ठीक है। कितने 270, और टोटल हमने इनकम जो कमाई है, ठीक है, नेट, वो कितनी है 2,80,000, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इसकी एडवांटेजेस क्या बताई हैं, इट इज़ मोर साइंटिफिक कंपेयर्ड है, ठीक है। अब हमने साइंटिफिकली कंपेयर किया है, ठीक है। अब देखो जब आप अगले साल करोगे फिर भी ऐसे ही करोगे, ठीक है, सेम सिस्टम ही यूज़ करोगे, ठीक है, जिसमें आपने एग्जैक्टली इस साल का पैसा आया और जो खर्च किया, ठीक है, वो प्लस माइनस करके अपनी इनकम लेनी है, ठीक है। और ये मेथड जो है, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी है, ठीक है, सेम ही मेथड हम ईयर टू ईयर यूज़ करते आ रहे हैं, तो हम इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं कि पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है इस साल या कम हुआ है, ठीक है। पर अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को देखें, ठीक है, कैश बेसिस जो थी उसमें हमने ऐसे नहीं किया, ठीक है, उसमें तो हमने सिर्फ इनकम ही देखी है, ठीक है। हो सकता है किसी साल हमें ज़्यादा पैसे आ जाए, ठीक है, किसी साल हमें कम पैसे आए कैश में, ठीक है ना, और हमारा अभी क्रेडिट ज़्यादा रहता हो देने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये हमें फेयर व्यू नहीं दिखा रही थी, ये साइंटिफिक है, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो टोटली कैश में करे, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ क्रेडिट तो होता ही है, जिसके कारण कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो अपना फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट्स नहीं दिखाती, ठीक है। एंड हैंस इज़ प्रेफर्ड बाय अकाउंटेंट्स, ठीक है, इसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ज़्यादातर अकाउंटेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस है इसके, ठीक है। दिस बेस ऑफ अकाउंटिंग शो अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये हमें पूरी पिक्चर दिखाती है, पूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमें दिखाती हैं बिजनेस की। इट टेक इन टू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू पीरियड, ठीक है, जो आपके इस साल से रिलेटेड टू होते हैं सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं, चाहे वो अभी आउटस्टैंडिंग है चाहे प्रीपेड हैं, ठीक है। दिस बेसिस डिस्क्लोज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, इसमें एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस दिखाते हैं पर्टिकुलर पीरियड का। ऑल्सो एग्जिबिट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, और जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी बिल्कुल ट्रू हमें दिखाई देती है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, इससे हमें बिल्कुल ठीक अपना प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, ठीक है। देयरफॉर हैज़ वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, इसीलिए इसको ज़्यादातर वाइडली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, ये क्या दिखाता है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हमें दिखाता है बाय एडजस्टिंग, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, दिस सिस्टम इज़ नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं है, इसमें जब आप एडजस्टमेंट्स करोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करते हुए थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको साइंटिफिकली समझने की ज़रूरत है, ठीक है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। द अकाउंटिंग प्रोसेस इज़ टू एलेबोरेट, ठीक है, इसमें जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो क्या की जाती है, ज़्यादा एनालाइज की जाती है, ज़्यादा एलेबोरेट की जाती है, ठीक है ना। सारी ट्रांजैक्शंस को डबल ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ ट्रिपल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइंटिफिकली प्रिंसिपल्स मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। अ क्विक अप्रेजल ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे ना क्विक बिल्कुल ठीक हमारा प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाया जाता, ठीक है, क्यों, बिकॉज मैनी एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू असर्टन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वाले में कि हमने जैसे किसी पर्सन से, ठीक है, 60,000 रुपीज़ लेने हैं, ठीक है, तो 60,000 के लिए हमें 6,000 के ऊपर 10% ऑफ डेटर के ऊपर हमें डाउट है कि वो देंगे नहीं, जिसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, प्रोविज़न निकाल के रख दी है, ठीक है। ये क्या होती हैं, जस्ट एस्टिमेशंस हैं, ठीक है। इसी तरह से हम अपने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर,
ठीक है, क्या निकाल के रख लेते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन होती है वो कौन सा एग्जैक्ट होती है, हम कौन सा ऐसे कह सकते हैं कि हमारा 10% ऑफ एसेट ही वो हुआ है, ठीक है, वैल्यू फॉल हुई है, उसकी घसा है वो, ठीक है, या फिर 20% ऑफ जो वैल्यू है वो फॉल हुई है, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है वो भी एस्टिमेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये जस्ट एस्टिमेशन है, हम सोच लेते हैं कि हमें इतना पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है, पर क्या पता हमारे सारे डेटर गुड हों, ठीक है ना, हमें जस्ट वैसे डाउट हो उनके ऊपर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे भी कहते क्विक अप्रेजल ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्विकली नहीं हमारे पास हो जाता वो प्रॉफिट निकल आता, ठीक है, बिकॉज मैनी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है ना, जो कि आपको जैसे कि अब आप टैक्स पे करते हो, ठीक है, टैक्स की भी लाइबिलिटी हमें कब पता चलती है, प्रॉफिट जब बन जाता है उसके बाद, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस रखते हैं, ठीक है, जो हमारी प्रोविज़न फॉर टैक्स होगी, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन होगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स होगी, ठीक है, जो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट कब पता चलता है, जब ये सारे लोग हमें पैसे दे देते हैं उसके बाद, ठीक है। तो इसलिए ये कह रहा है कि हमें प्रॉफिट क्विकली नहीं पता चलता कभी भी इससे भी, ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आपने जो पढ़ा है, हम अब इसके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस क्या है एक्रूअल में और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, ठीक है। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बोथ कैश और क्रेडिट। एक्रूअल में हमने देखा कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शंस ली जाती हैं, पैसा चाहे जेब में आ गया है चाहे अभी आने वाला है, चाहे पैसा पे हो गया है चाहे अभी देने वाला है, ठीक है ना, सारे तरह के लेन देन हम दिखाते हैं, ठीक है, पर इसमें ओनली कैश दिखाई जाती है, ठीक है। कैश आ गई है तो प्लस कर दो, चली गई है तो माइनस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्रूअर्ड, ये इसमें सब कुछ दिखाया जाता है, ऑल एडजस्टमेंट्स आर मेड, ठीक है। प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग आर अकाउंटेड, ठीक है, इन P&L अकाउंट में दिखाया जाता है, ठीक है, और बैलेंस शीट में भी ये सारी आइटम्स शोन की जाती हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट एडजस्टेड, नहीं किए जाते, ठीक है। सिमिलरली एक्रूअर्ड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर नॉट एडजस्टेड, इनको हम नहीं लेते, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज असर्टन, ठीक है, इसमें हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है, ठीक है, बिकॉज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों ही इसमें ली जाती हैं, ठीक है, पर इसमें नॉट असर्टन हम नहीं लेते, क्योंकि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही होती हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, अब इसके लिए हमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे CAs वगैरह, ठीक है, पर ये क्या है, सिंपल बेस है, ठीक है, पैसे आगे प्लस कर दो, नहीं आए तो माइनस कर दो, ठीक है, कोई साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज एज मैनी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, ठीक है, लाइक कैपिटल और रेवेन्यू में डिस्टिंक्शन होती है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कब देना है कब नहीं देना ये देखा जाता है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड मच ऑफ टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है लीगल पोजीशन, ठीक है, इसको लीगल पोजीशन प्रोवाइड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013, ठीक है। तो कहते एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट, ठीक है, वो कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग टू बनाओ, कंपनीज के जितने भी अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग टू चलते हैं, एक्रूअल बेसिस, ठीक है, पर कैश को कोई रिकॉग्निशन नहीं है, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं मिली हुई कहीं पे भी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, एक्रूअल बेसिस जो है वो मोर एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रू वैल्यू दिखाता है प्रॉफिट और लॉस की, ठीक है, तो यहाँ पे ये मोर एक्सेप्टेबल है इन बिजनेस में। एक रीज़न इसका ये भी है कि इसमें लीगल, ठीक है ना, आपको एक लीगल रिकॉग्निशन मिली हुई है, ठीक है। इट रिवील्ड करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस आपको दिखाता है, बिसाइड्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी दिखाता है, ठीक है, पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, क्योंकि इट डज नॉट रिवील द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये तो सिर्फ हमें यही बताता है कि एट प्रेजेंट आपकी जेब में पैसे कितने पड़े हैं, ठीक है, ये नहीं बताता कि
एग्जैक्टली आपने इस बार कितना कमाया है। ठीक है, नेक्स्ट रिलायबल, क्या ये भरोसे योग्य है। ठीक है, एक्रूअल बेस जो है वो मोर रिलायबल है एज इट रिकॉर्ड बोथ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, एंड दस रिवील करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसलिए ये हमें करेक्टली बताता है प्रॉफिट और लॉस हुआ है। ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज लेस रिलायबल है। ठीक है, एज रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड की जाती हैं, एज अ रिजल्ट डज नॉट रिवील करेक्ट प्रॉफिट और लॉस हमें नहीं बताता। ठीक है, नेक्स्ट है सूटेबल। ठीक है, ये कहाँ पे सूटेबल है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है ना, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सूटेबल फॉर बिजनेसेस एज इट रिक्वायर इंफॉर्मेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस में ये सूटेबल है जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इट कैन बी मेड अवेलेबल बाय एक्रूअल बेसिस। ठीक है, पर जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जिनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। ठीक है, एंड प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो क्या होती हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स की। ठीक है ना, जिनका ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो किस में हो, कैश में हो। ठीक है, दे रिक्वायर्ड कंपेरेटिवली लेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, उनको कंपेरेटिवली, इससे कंपेयरली क्या किया जाता है, लेस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम ये ना क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें हम दोनों अकाउंट बना के देखते हैं, दोनों बेसिस, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। ठीक है, दोनों बेसिस बना के देखते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है विजय कंसल्टेंट। ठीक है, विजय एक कंसल्टेंट है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 अर्नड 4 लाख। अब उसने 4 लाख रुपया अर्न किया है, कमाया है। ठीक है, आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड, जिसमें से उसकी जेब में सिर्फ 3,50,000 ही आया है। ही इंकर्ड एन एक्सपेंस, जिसमें से उसने खर्चे भी किए, कितने के, 170, आउट ऑफ विच 40,000 आर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जिसमें से 170 में से 40,000 अभी देने वाले पड़े हैं। ठीक है, ही ऑल्सो रिसीव्ड कंसल्टेंसी फीस। ठीक है, उससे कुछ कंसल्टेंसी फीस भी आई है। ठीक है, रिसीव टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो रिलेटिंग किससे है, प्रीवियस ईयर से, पिछले साल की फीस है पर इस साल आई है। ठीक है, एंड ऑल्सो पेड, अब उसने कुछ खर्चे भी किए हैं जो पिछले साल के हैं। ठीक है, चलो जी, अब हम इसमें करते हैं कैश बेसिस। अब देखो कैश बेसिस में हमने सिर्फ ये देखना है कि जेब में आया कितना, जेब से गया कितना। ठीक है ना, हमें आउटस्टैंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनकम आपको कितनी हुई है। ठीक है, अब आपने इनकम जो कमाई है ड्यूरिंग द ईयर वो कितनी है। अब इसकी रेवेन्यू, टोटल इनकम कितनी है इसकी। ठीक है, अब देखो अर्न तो किया था इसने 4 लाख, आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड 350, तो इसकी जेब में आ गए हैं। ठीक है, अब 350 में से कितना यहाँ पे इंकर्ड तो किया था 170। अब देखो खर्चा, एक्सपेंस तो थे इसके 170 के, जिसमें से इसने 40,000 जो हैं वो अभी आउटस्टैंडिंग है। इट मीन्स हमारी जेब से तो नहीं ना गए 40,000, हमारी जेब से तो नहीं ना गए, तो जेब से कितने गए, ओनली 1,30,000। ठीक है, तो एक्सपेंसेस हमने कितने के मानने हैं, 1,30,000 का ही हमने एक्सपेंस मानना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने 135 में से 1,30,000 माइनस कर दो तो ये कितना आ गया, 2,20,000। ठीक है, 2,20,000 रुपये आ गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है ही ऑल्सो रिसीव्ड। ठीक है, अब उसने और पैसे भी रिसीव्ड किए हैं जो प्रीवियस ईयर के थे, पिछले साल के। देखो जब हमने पिछले साल में अपनी इनकम प्लस की होगी, ठीक है, तो हमने ये पैसे तो प्लस नहीं ना किए क्योंकि हम आउटस्टैंडिंग तो ले ही नहीं रहे। ठीक है, वो आए कब है, इस साल आए हैं, तो हम इस साल उसे क्या कर देंगे,
प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2,65,000, ठीक है। इसी तरह से ऑल्सो पेड, देखो बच्चे जब हमने पिछले साल की इनकम निकाली होगी तो हमने ये पे किए ही नहीं, क्योंकि उस टाइम ये क्या थे, आउटस्टैंडिंग थे। जैसे इस बार ये क्या है 40,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है, हमने ये नहीं ना लिए, जब अगले साल करेंगे तब हम इसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने 20,000 को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। इसी तरह से ये क्या है, रेवेन्यू ऑफ लास्ट ईयर, ये हमारी पिछले साल की इनकम है, ठीक है। अब हमारे पास नेट इनकम, ठीक है, इस साल की नेट इनकम हमारे पास कितनी आ गई है, 2,45,000 रुपीज़ आ गई है, ठीक है। देखो बच्चे एक बार दोबारा देख लेते हैं। विजय कंसल्टेंट है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 अर्नड 4 लाख, 4 लाख रुपए उसने कमाए, जिसमें से 30-50 उसकी जेब में आ गई हैं, ठीक है। जितने आए वो हमने अपनी रेवेन्यू कंसीडर कर ली ऑन द बेसिस ऑफ कैश, हमने सिर्फ देखना है पैसे आए और जाए, ठीक है। और किसमें, करंट ईयर में, इसी साल में, नेक्स्ट ईयर का कोई नहीं देखना हमने लेखा जोखा, ठीक है। अब कहता है ही इंकर्ड एन एक्सपेंस, खर्चा कितने का हो गया उसको, ही इंकर्ड एन एक्सपेंस, खर्चा कितने का हो गया 170 का, जिसमें से उसने 40,000 तो अभी देने वाले पड़ी हैं, तो 40 नहीं हमने लेने, 170 में से हमने 40 को माइनस कर देना है। इस बार आपने कितने दिए 130, तो 130 को हमने माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनकम कितनी आ गई है 2,20,000, ठीक है। अब 2,20 में पिछले साल का पैसा प्लस कर देना है, क्योंकि पिछले साल हमने किया नहीं, और पिछले साल के एक्सपेंस इस साल माइनस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल ये भी हमने माइनस नहीं किए, ठीक है। तो इस साल की नेट इनकम हमारे पास कितनी आ गई है 2,45,000, 2,45,000, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट हम एक्रूअल बेस देख लेते हैं। एक्रूअल बेस में देखो विजय ने टोटल इनकम अर्न कितनी की है 4 लाख, ठीक है। अब देखो 350 तो कैश में है, ठीक है, और क्रेडिट में कितनी है 50, पर हमने तो दोनों मिला के टोटल अर्निंग देखनी है। टोटल अर्निंग कितनी है विजय जी की 4 लाख, ठीक है। और ही अर्नड एन एक्सपेंस, अब उसके खर्चे हो गए, ठीक है, कितने के हुए हैं 170 के, खर्चे तो 1,70,000 के हुए हैं, विच में आउट ऑफ विच 40,000 आर आउटस्टैंडिंग, 40 अभी देने वाले पड़े हैं, पर हम तो सोचेंगे कि उसने 40 भी दे दिए, ठीक है। मतलब ये तो इसकी क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है, और एक्सपेंस कितना आ गया उसका 1,70,000, ठीक है। अब इसकी नेट इनकम, ठीक है ना, कितनी आ गई है 3 और 2,30,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 2,30,000 आई है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये हमने प्लस माइनस नहीं किए बच्चे, जब हमने पिछले साल में इनकम एक्रूअल बेस पे की होगी, ठीक है, तब हमने क्या किया था, तब हमने पिछले साल ही ये 45,000 जो है ये प्लस कर लिया था, चाहे आया नहीं था। जैसे कि इस साल ये 50,000 है, चाहे नहीं आया फिर भी तो हमने प्लस कर लिया। इसी तरह से जब हमने पिछले साल एक्रूअल बेस किया था तब हमने ये कंसीडर कर लिया कि आ गया है जी, ठीक है। अब चाहे आए ये अगले साल हमारे पास, ठीक है, तो हमने इसे प्लस कर लेना है। इसी तरह से एक्सपेंस हुए कितने के अभी 130 के, 40 तो अभी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, पर फिर भी हमने कंसीडर कर लेना हो गया है। इसी तरह से 20 भी हमने पिछले साल ही माइनस कर दिए थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ठीक है, इस चैप्टर में बस 2-3 ही क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया ये चैप्टर।